स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है बिहार पुलिस। पुलिस ने 1300 से अधिक लिस्ट अपराधियों की लिस्ट बनाई है। वहीं पर अतिक्रमण पर भी बुलडोजर से एक्शन लगातार जारी है। बिहार में फिर से एनडीए सरकार का गठन होने के बाद बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। गृह विभाग का जिम्मा संभालने के बाद ही सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में अब अपराधियों और फिर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि पहले ही 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। अब 1200 से 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई है, इनकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं पर बिहार सरकार ने तय किया है कि बालू माफिया, जमीन माफिया, अवैध शराब का कारोबार करने वालों, ठेके पर हत्या करने वाले गिरोहों और फिर आर्थिक अपराध में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। साथ ही साथ सरकारी जमीनों को भी अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम बिहार सरकार कर रही है। जब पटना समेत बिहार के कई जिलों में अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड को भी एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। लड़कियों के स्कूल और फिर कॉलेजों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों मॉडल की लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ कुछ दल सख्त प्रशासन और फिर कार्रवाई के बुलडोजर मॉडल की बात करते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। पप्पू यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार की नींव महान समाजवादियों कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर टिकी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस कल दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इसी को लेकर के शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनावी रणनीति और फिर संगठनात्मक कर्मियों पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बैठक में यह तय हो गया होगा कि चुनाव में किसने कितनी जिम्मेदारी निभाई है और किन वजहों से हार हुई है। पर पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वोटिंग से लेकर के नतीजों तक कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं हुई है, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों नीतीश सरकार द्वारा किसानों को बड़ी सौगात दिया जा रहा है। बिहार के किसानों को बिहार सरकार पैसे भेज रही है, मुआवजा दे रही है। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने चक्रवात मोन्था तूफान और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है। लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश के कारण बिहार में व्यापक फसल क्षति हुई थी। कृषि विभाग द्वारा नुकसान का सर्वे पूरा कर लिया गया है और फिर अब किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन किसानों की 33% से अधिक फसल नष्ट हुई है, उन्हें राहत राशि प्रदान की जाएगी। सभी पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और फिर मुआवजा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। किसान अपने 13 अंकों के पंजीकरण नंबर का उपयोग करते हुए dbtagriculture.bihar.gov.in या फिर कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई है। दोस्तों जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंड बढ़ने लगी है। जेट स्ट्रीम के सक्रिय होने और फिर उसके अपने बिंदु से नीचे आने की वजह से उत्तर बिहार में रात के समय ठंड बढ़ गई है। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर पहुंच गया है। एक दिन पहले ही की अपेक्षा इसमें 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि निर्धारित सामान्य तापमान से इसमें 2.4 डिग्री की कमी आई है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि गोपालगंज और फिर उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। कल इससे दिन का तापमान 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उसके बाद अगले 3 दिनों तक ऐसी मौसम बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया है कि एक तरफ उत्तर पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो गई है, तो वहीं पर दूसरी ओर उत्तरी और फिर दक्षिणी गोलार्ध के बीच चलने वाली जेट स्ट्रीम के नीचे आने से ठंड बढ़ रही है। ऐसे में जारा अब धीरे धीरे बढ़ेगा। रात के साथ दिन में धूप का असर नम होगा।
दोस्तों अब बिहार में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पैटर्न अपनाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इनके सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बिहार के माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर एक्शन की तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दो टूक कहा कि बिहार में अपराध और फिर अराजकता के प्रति सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस, जहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम, सोशल मीडिया पर अभद्रता और फिर किसी भी तरीके की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जब सुशासन को और मजबूत बनाना ही हमारा संकल्प है और इसी दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार और फिर पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए राज्य के करीब 1200 से 1300 अपराधियों की लिस्ट बना ली है, जिन पर बारी बारी से एक्शन होगा, जहां सभी की संपत्ति जब्त होगी। वहीं पर आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बिहार पुलिस ने भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए पटना समेत सभी जिलों में अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पर सभी जिलों में भू माफिया राज खत्म करने के लिए सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी मुहिम शुरू हो गई है। जिन लोगों ने अवैध जमीन पर इमारत बना रखी है या फिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी तेज है। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लीडरशिप में एनडीए सरकार बनने के साथ ही गन्ना उद्योग डिपार्टमेंट ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने का प्रोसेस तेज कर दिया है। बिहार में 9 चीनी मिलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें मरोड़ा चीनी मिल भी शामिल है, जो 2 दशक से ज़्यादा समय से बंद पड़ी है। जहाँ मिलों को फिर से खोलने में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। वहीं पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और फिर बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में बिहार की मीठी चाय का भी जिक्र किया था। जब सरकार बनने के तुरंत बाद ही गन्ना उद्योग डिपार्टमेंट इन घोषणाओं को लागू करने में एक्टिव हो गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में 9 बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने की मंजूरी दी गई है। इन यूनिट्स के नाम इस तरह है: समस्तीपुर यूनिट सरकारी, सक्री यूनिट दरभंगा, उसके बाद रयाम यूनिट दरभंगा, मोतीपुर यूनिट मुजफ्फरपुर, कवनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड मरोड़ा सारण, और पर कवनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड बराचकिया पूर्वी चंपारण, वहाँ पर कवनपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड चनपटिया पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर श्री हनुमान शुगर एवं एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मोतिहारी, सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज, इनमें से मोतिहारी और फिर सासा मूसा शुगर मिल प्राइवेट है। दोस्तों आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगला किसी भी हालात में खाली नहीं किया जाएगा। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली नहीं करेगी, जहां पर वह पिछले 2 दशकों से रह रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का ये फैसला भाजपा को खुश करने के लिए है। जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए मंगनीलाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग के सामने स्थित 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला किसी भी हालात में खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल बाद ये फैसला क्यों लिया है, और फिर अगर ये इतना ही जरूरी था तो फिर सरकार ने 10 सर्कुलर रोड को ही क्यों चुना। जब उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि लालू और राबड़ी दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार का ये फैसला लालू यादव के प्रति एनडीए की गलत नीयत को दिखाता है। जब उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू से डरी हुई है, इसलिए उसने गृह विभाग छोड़ दिया। दरअसल एक दिन पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने, भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड वाले घर को खाली करने का नोटिस जारी किया था। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया घर दिया गया है। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड वाला ये बंगला 2006 से लालू प्रसाद यादव के परिवार का घर रहा है। हाल के चुनाव में आरजेडी ने 25 सीटें जीती, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। दोस्तों बिहार की महिलाओं को नीतीश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। जब बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में आज 28 नवंबर 10-10 हज़ार रुपए भेजे जाएंगे। यह आर्थिक सहायता उन महिलाओं के लिए है जो स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका से जुड़ी हुई है और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा रही है। जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिन 10 लाख महिलाओं को इस चरण में राशि मिलेगी, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग
9.5 लाख और फिर शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिलाएं शामिल है। ये योजना महिला स्वावलंबन और फिर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सरकार की प्रमुख पहल मानी जा रही है। वहीं पर नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। नए चरण में 10 लाख और फिर महिलाओं को जोड़ करके सरकार इस संख्या को और बढ़ाने जा रही है। योजना से जुड़े टीम का कहना है कि ये इस पर प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और फिर अगले चरण में उन महिलाओं के खाते में भी राशि भेजी जाएगी जो हाल ही में जीविका समूह से जुड़ी है। वहीं पर इस योजना के लिए आवेदन 2 तरीके से लिए गए हैं। जो शहरी क्षेत्र में महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं से ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुए। अब तक पहले से जीविका समूह से संबंधित महिलाओं को भी इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिला है। हालांकि हाल के दिनों में समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को भी जल्द राशि भेजी जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की विरासत जीतने के बाद बिहार भाजपा के नेताओं को नसीहत दी है कि विजय का घमंड यानी कि जीत का घमंड न आने पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक की। जब सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी और फिर गठबंधन की बम्पर जीत पर चर्चा हुई। अमित शाह ने बैठक में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम नेताओं से कहा कि ये जीत सामूहिक जीत है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने कहा कि सभी नेताओं ने परिश्रम की प्रकाष्ठा की है। चुनाव में 1% का योगदान भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन कोई नेता ये ना सोचे कि जीत उसकी वजह से मिली है। जहाँ ऐसा सोचना घमंड पैदा करता है। अमित शाह ने बिहार के नेताओं और फिर मंत्रियों को पश्चिम बंगाल और फिर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए कहा कि सभी तैयार रहें और फिर किसी को पार्टी का काम करने कहीं भी भेजा जा सकता है। उन्होंने इसके लिए जहां कम वहां हम का मंत्र दिया और कहा कि जहां संगठन कमजोर पड़े वहां जाकर के उसे ताकत बना देनी है। आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में बीजेपी पहली बार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है, जब उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 89 कैंडिडेट जीत गए। 101 सीट लड़ी जेडीयू के भी 85 नेता एमएलए बने। वहीं पर एनडीए के कुल 202 विधायक जीते हैं। 243 सदस्यों की विधानसभा में ये 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का नंबर है। विपक्षी महागठबंधन को 35 सीटों पर ही जीत हासिल हो सका है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा छीनते बचा है, जिसे 25 सीट पर जीत मिली है। 23 सीट होने पर तेजस्वी को नेता विपक्ष का पद नहीं मिलता और इस हैसियत से मिल रही कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं भी छीन जाती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने रिटायर कर्मचारियों को समय पर पेंशन और फिर सेवांत लाभ दिलाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से ये शिकायतें मिलती रही है कि कई विभागों में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनके अधिकारों का लाभ समय पर नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों से लेकर के कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पेंशन और फिर सेवांत लाभ से जुड़े हुए मामलों की नियमित समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालयों को भी हर लंबित मामले की जांच करके समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। जहाँ लक्ष्य ये है कि कर्मचारियों को रिटायर होते ही उसका लाभ समय पर और बिना झंझट मिल सके। वहाँ पर नई व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा पेंशन या फिर सेवांत लाभ का मामला 3 महीने से अधिक लंबित रखा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। जब सरकार का मानना है कि अनावश्यक देरी न केवल रिटायर कर्मचारी को पेंशन परेशान करती है, बल्कि प्रशासन की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। दोस्तों, राबड़ी देवी को अपना बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। उनका बंगला 10 सर्कुलर रोड में स्थित है। वो राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ वहां पर रह रही है, लेकिन अब उन्हें वहां से हटा देने का आदेश दिया है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले में शिफ्ट करने के लिए भवन निर्माण विभाग का पत्र जारी हो गया है, लेकिन लालू परिवार और राजद ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसा है राबड़ी देवी के नाम पर नया आवंटित बंगला और क्यों वे अपने पुराने बंगले को नहीं छोड़ना चाहती है। तो आपको बता दूं कि राबड़ी देवी को विधान परिषद में विरोधी दल की नेता के तौर पर 39 हार्डिंग रोड स्थित जो नया बंगला दिया गया है वह कई सुविधाओं से लैस है। ये बिहार के मंत्रियों को मिलने वाले आवासों में दूसरा सबसे बड़ा है। नेता विरोधी दल के लिए चिन्हित सरकारी आवास में 6 बेडरूम है। इसके अलावा एक बड़ा सा ड्राइंग रूम,
डाइनिंग रूम और फिर एक बड़ा सा हॉल भी है। जब भवन के अंदर प्रवेश द्वार के पास ही एक मेहमान खाना भी है। इस बंगले का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न है, जो कुछ साल पहले ही इंटीरियर डेकोरेशन को रिनोवेट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। वहीं पर इस बंगले के परिसर में बड़े गार्डन और फिर लॉन भी उपलब्ध है, जो गार्डनों को खास लाइट से भी इक्विप किया गया है। इसके अलावा अन्य स्टाफ और फिर सुरक्षा गार्ड के लिए अलग से कमरे बने हैं। जहाँ मुख्य प्रवेश द्वार के पास भी गार्ड रूम बनाया गया है, जहाँ पर 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। वहीं पर इसके बाद भी राबड़ी देवी का पूरा परिवार और फिर कुनबा नए बंगले में शिफ्ट करने से साफ साफ इनकार कर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। दरअसल बात है कि राजद नीतीश सरकार के इस फैसले को बीजेपी की साजिश बता रहा है। इसे राबड़ी देवी को आवास की सुविधा से बेदखल करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास में पूर्व CM के तौर पर रहती है, जो व्यवस्था नीतीश कुमार ने बनाई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2017 में डिप्टी CM रहते सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी और कोर्ट के आदेश पर सुविधा समाप्त हो गई। जहां तेजस्वी का एक कदम राबड़ी देवी के सामने नासूर बन करके खड़ी हो गई है। जहां विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम ने बिहार के राजनीतिक सीन को बदल दिया है। विधानसभा में राजद के 25 सदस्य होने से 2-3 सालों में राबड़ी देवी का नेता विरोधी दल का पद जा सकता है। वह 2030 तक विधान पार्षद रहेगी, लेकिन तब तक नेता बने रहना मुश्किल है। वहाँ पर अभी विधान परिषद में उनकी एक 13 मेंबर है। नेता विरोधी दल बने रहने के लिए कम से कम 9 पार्षद होना जरूरी है। 2028 तक राजद MLC की संख्या घट सकती है, क्योंकि पूरा विपक्ष मिलकर के मात्र एक MLC बना सकता है। दोस्तों, अब इस खबर में हम लोग बात करेंगे सेहत की। तो सेहत की बात में आज हम करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा ज़िंदगी जीना है तो क्या करना होगा। दूसरों से 15 साल अधिक की ज़िंदगी जीना है तो बस आपको कुछ आसान काम करना है और आराम से आप बढ़िया से ज़िंदगी काट सकते हैं। दरअसल बात है कि स्वास्थ्य को लेकर के रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें बड़ी भूमिका निभाती है। इन्हीं में से एक है चलना, जिसे आम वैज्ञानिकों ने लंबी उम्र से सीधा जोड़ा है। UK बायो बैंक पर आधारित एक व्यापक रिसर्च बताता है कि तेज चलने वाले लोग, भले ही उनका वजन चाहे जो भी हो, धीमे चलने वाले लोगों से कहीं अधिक जीवित रहते हैं। जहाँ करीब 5 लाख लोगों पर किए गए इस रिसर्च ने चलने की रफ्तार और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच एक मजबूत संबंध उजागर किया है। जहाँ रिसर्च में सामने आया है कि लगातार तेज चलने वाले लोग औसतन 15 साल तक अधिक उम्र की जी सकते हैं। ये नतीजा उन सभी प्रतिभागियों में एक जैसा था, चाहे वे सामान्य वजन के हो या फिर मोटापा से ग्रस्त। रिसर्चकर्ताओं का कहना है कि तेज चलना हृदय, फेफड़ों और फिर मेटाबॉलिज्म पर तेजी से सकारात्मक असर डालता है, जिससे शरीर लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बना रहता है। वहाँ पर रिसर्च में अद्भुत रूप से ये पाया गया है कि वजन की तुलना में वॉकिंग स्पीड ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाती है। रिसर्च से पता चला है कि तेज चलने वाले अधिक वजन वाले लोगों भी किसी भी वजन श्रेणी के धीमे चालकों से अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। जैसे यह स्पष्ट होता है कि फिटनेस का सही पैमाना सिर्फ BMI नहीं, बल्कि रोजमर्रा की एक्टिविटी और फिर गतिविधि है। वह पर रिसर्चर का कहना है कि वॉकिंग स्पीड BMI की तुलना में कहीं अधिक सटीक रूप से बताती है कि कोई भी व्यक्ति कितने लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। BMI कई बार शरीर की वास्तविक फिटनेस को पूरी तरीके से नहीं दर्शाता है, लेकिन चाल की रफ्तार, शरीर के फंक्शन, स्टेमिना और फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का सीधा संकेत देती है। ये रिसर्च मेयो क्लिनिक प्रोसीडिंग में प्रकाशित हुआ है और फिर इसके लिए UK बायो बैंक के लगभग 5 लाख वयस्कों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। इतने बड़े स्तर पर किए गए रिसर्च से निष्कर्षकों की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लोग रोजाना तेज चाल से 20 से 30 मिनट भी चले तो फिर ये लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना किसी उपकरण या फिर अतिरिक्त खर्च के तेज चलना स्वास्थ्य सुधार का सबसे सरल तरीका है। ये हृदय रोग, डायबिटीज और फिर मोटापा जैसे चुनौतियों से बचाने में मदद कर सकता है। रिसर्च से ये संकेत देता है कि यदि जीवन शैली में थोड़ी बदलाव किए जाएं, जैसे कि तेज चाल की आदत, तो फिर उम्र बढ़ाने का प्राकृतिक और फिर सुरक्षित रास्ता संभव हो सकता है। दोस्तों, बिहार घूमने वालों के लिए नीतीश सरकार ने अच्छी खबर दी है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से जल्द ही बिहार के पर्यटन स्थलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैरावेन बसों की सुविधा शुरू करने जा रही है। कैरावेन बसों, इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधा होगी। इसकी सुविधा की बात करें तो फिर यात्रा के दौरान रहने, सोने, TV देखने, म्यूजिक, खाना पकाने जैसी सुविधाएं मिलेगी। ये सामान्य बसें नहीं हैं, बल्कि आधुनिक लग्जरी बसें हैं। ये बसें एक मोबाइल होटल की तरह डिजाइन की गई है। यात्रा के दौरान पर्यटक
पर्यटक आराम के साथ मनोरंजन कर सकेंगे। वहीं पर बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा अभी 2 बसें खरीदी गई है। ये पटना पहुंच गई है। जल्द ही औपचारिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ये बसें बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी। इसमें बैठने के लिए आरामदायक 7 सीटें, 4 स्लीपर बर्थ के साथ मनोरंजन के लिए 5 LED टीवी लगाई गई है। जब मिनी किचन और फिर बाथरूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यात्रा के दौरान आपको होटल या फिर रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कैरावेन के साथ आप अपनी यात्रा को अपनी मर्जी के अनुसार प्लान कर सकते हैं। ये बसें स्पेशल टूर पैकेज का हिस्सा होगी, जैसे बोधगया नालंदा वनडे ट्रिप या फिर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सफारी पर्यटन। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से बसों की बुकिंग कर सकेंगे। जहाँ इसे लगभग 75 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के सभी वंचित लाभुकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जिन योग्य लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए विशेष कैंप लगा करके राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि हर पात्र परिवार तक जन वितरण प्रणाली का लाभ पहुंच सके। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश जारी कर दिया है। प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राशन कार्ड से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और फिर प्राथमिक के आधार पर सभी ऐसे लाभुकों की पहचान करें, उन्हें तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ा आदेश दिया है। जब बिहार में नई सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी रोजगार मिले, इस क्षेत्र में ध्यान दिया जाने लगा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को खाली पड़े पदों से संबंधित अधिसूचना 31 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध करा दें। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधिसूचनाओं को यथाशीघ्र जाँच करके संबंधित विभिन्न नियुक्तियां आयोग को भेज दें। वहीं पर दूसरी ओर सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति के लिए पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित किया जाए, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अलावा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से जिक्र हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा है। इस पार्टी के दावे से खलबली मच गई है। दरअसल बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष पर एक गंभीर आरोप लगा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। अब पार्टी का कहना है कि इस एक विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह दावे से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। पर दरअसल कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव ने मात्र 30 वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को हराया था। जहां अब पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स में बीएसपी ने एक बैठक की। जब मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने संगठन की मजबूती और फिर विधायकों की निष्ठा पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी दल बदल के किसी भी प्रयास का डट करके मुकाबला करेगी। वहीं पर बैठक में मौजूद बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष लगातार जनसंपर्क साध रहा है और फिर सतीश यादव को अपने पक्ष में करने की कोशिश जारी है, लेकिन बीएसपी विधायक किसी भी दबाव या फिर लालच में नहीं जाने वाला है। ये आरोप इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में बीएसपी विधायकों के दल बदल का इतिहास रहा है। साल 2020 में ही देख लिए, 20 के विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की चैनपुर सीट पर बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2021 में उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ करके जेडीयू का दामन थाम लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट में शामिल करके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया था। जमा खान इस बार भी जेडीयू के टिकट पर चैनपुर से चुनाव जीत चुके हैं और फिर एक बार फिर से नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। वे एनडीए सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। दोस्तों, बिहार में अपराधियों की शामत आने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नई सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, तो फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां गुरुवार को उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। पहली बार गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे जोर शोर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में लग गए हैं। जहाँ गुरुवार 27 नवंबर को दिल्ली में सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जब बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों नेताओं की पहली औपचारिक बैठक मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी की मुलाकात को लेकर के फिलहाल कोई भी बयान नहीं आया है, मगर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस औपचारिक बैठक में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति, बुनियादी ढांचे के विकास, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और फिर पुलिस के अधिक आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोस्तों, बिहार में छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल बिहार के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने अपने सुपर 50 फ्री कोचिंग प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद करने की घोषणा की है। ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 वर्षीय फ्री मेडिकल कोचिंग प्रदान करता है। यह उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 30 नवंबर 2025 तक का समय है। इच्छुक पात्र आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो 2025 में बिहार बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। छात्र 11वीं कक्षा में बीएसईबी से संबंधित +2 स्कूल में प्रवेश ले रहे हों या लेंगे। वहाँ पर इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। वहाँ पर छात्रों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और फिर उपलब्ध कोटियों के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। दोस्तों, बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम पर मुसीबत फिर से आ गई है। जब बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन और फिर हल्फनामे में न सिर्फ अपनी 3 संतानों यानी कि 2 बेटियां, 1 बेटा की जानकारी छिपाई है, बल्कि बतौर पूर्व विधायक मिलने वाली पेंशन का भी जिक्र नहीं किया है। यह मामला अब गंभीर रूप से उनकी विधानसभा सदस्यता तक को खतरा में डाल रहा है। दरअसल बात है कि बहादुरगंज के स्थानीय कांग्रेस नेता आसिफ अकरम सहित कई लोगों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम विशाल राज को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया है कि तौसीफ आलम ने 2025 विधानसभा चुनाव में भरे गए अपने हल्फनामे में आश्रित बच्चों और फिर पूर्व विधायक पेंशन का वितरण पूरी तरीके से छिपा लिया। ये सीधा नियमों का उल्लंघन माना गया है। शिकायत की एक प्रति बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पटना को भी भेजी गई है। आरोप है कि ये जानकारी जानबूझकर के छिपाई गई है ताकि मतदाताओं को गुमराह किया जा सके। इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत अपराध बताया गया है, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं पर इसी शिकायत को आधार बना करके कई लोगों ने चुनाव आयोग से विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन पदाधिकारी बहादुरगंज शिव शंकर पासवान ने शिकायतकर्ता आसिफ अकरम को पत्र लिखकर के सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अब सवाल है कि आखिर कानून क्या कहता है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियम बहुत स्पष्ट है। यदि कोई भी उम्मीदवार अपनी संपत्ति, देनदारी, आश्रित परिवार या फिर आय के स्रोत से जुड़ी हुई जानकारी छिपाता है तो फिर उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। या इतना ही नहीं, उसे 3 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने का भी प्रावधान है। जब तौसीफ आलम के लिए यह मामला बेहद गंभीर हो चुका है। अगर आरोप सही साबित होता है तो फिर उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। बहादुरगंज में यह मामला राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर सोशल मीडिया पर किसी को गाली दी गई, किसी के साथ अगर अभद्र व्यवहार किया गया तो फिर उसका खैर नहीं, अब उसको कानूनी सजा मिलेगी। लेकिन अब किशनगंज से एक मामला सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद गुस्सा में है। दरअसल बात है कि किशनगंज में सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से विश्व हिंदू परिषद और फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष मुकेश मल्लिक ने टाउन थाना में आवेदन देकर की कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर बेलगाम होकर के किसी को भी कुछ भी उल्टा पुल्टा कह देते हैं, गाली दे देते हैं। लेकिन अब उन गालीबाजों की खैर नहीं है। दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब दिल्ली के जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी सेंटर किशनगंज से आप पैरामेडिकल से जुड़ी हुई सभी तरीके के कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार का जरिया बना सकते हैं। इसके लिए आप एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और आज से ही पैरामेडिकल कोर्स करके
एक अच्छा रोजगार का जरिया बनाइए। अब उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिस तरह से ताजा मामला सामने आया है किशनगंज से, इस समय जो मामला सामने आया है वो सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुस्से से जुड़ा है। पूरा विवाद एक वीडियो से शुरू होता है जिसमें 24 नवंबर 2025 को फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। जो आरोप है कि इस वीडियो में धार्मिक आस्था और फिर मान्यताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई है, जिससे संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष मुकेश मल्लिक ने इस वीडियो को लेकर के टाउन थाना पहुंचकर ये कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कोचाधामन के टिटिया चौक निवासी रकीम आलम का नाम लेते हुए कहा कि ये व्यक्ति पहले से ही कई गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। शिकायत में रकीम आलम को पेशेवर अपराधी बताया गया है। साथ ही साथ दावा किया गया है कि उसके खिलाफ कोचाधामन थाना में 2 हत्या का मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है। इसके अलावा शराब और फिर मवेशी तस्करी के जरिए अकुत संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये खुद बजरंग दल द्वारा दिया गया आवेदन में बताया गया है। किशनगंज में लगातार योगी का मॉडल बुलडोजर चल रहा है और इस बार निशाने पर थे स्मैक माफिया के अड्डे। यह बिहार में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद जिस तरह से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है उसने पूरे सीमांचल में नया संदेश दे दिया है कि अब नशे और फिर अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होने जा रही है। यह किशनगंज पुलिस ने खगरा मेला ग्राउंड इलाके में स्मैक के 12 से ज्यादा अवैध अड्डों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई बिहार के डिप्टी सीएम और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उस सख्त ऐलान के बाद की गई है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अपराधियों की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वे किसी भी प्रभाव या फिर राजनीतिक संरक्षण में क्यों ना हो। वहीं पर किशनगंज एसपी सागर कुमार के निर्देश पर सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके को घेर लिया। जिन ठिकानों से लंबे समय से स्मैक बेचे जाने और नशेरी इकट्ठा होने की शिकायतें मिल रही थी उन सभी को पहले चिन्हित किया गया। मंगलवार की शाम पुलिस ने मौके पर बुलडोजर भेजा और देखते ही देखते एक एकड़ के सभी अवैध ढांचों को जमींदोज कर दिया गया। कई जगह बिजली कनेक्शन तक मिला जिसकी जांच अब विद्युत विभाग के साथ मिलकर के की जा रही है। वहीं पर अभिषेक रंजन ने बताया है कि पिछले दिनों कई स्मैक तस्कर और फिर नशे के सप्लायर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जब तक इनके अड्डे खत्म नहीं होंगे कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए अब पुलिस ने रणनीति बदली है। जड़ से उखाड़ने वाली शहर के सभी चिन्हित नशा बिंदुओं को एक एक करके मिटाया जाएगा। वहीं पर इस कार्रवाई के बाद इलाके के नशा कारोबारियों में हरकत में, जब वहीं पर पुलिस की चेतावनी साफ है कि स्मैक बेच करके घर बनाने वालों की बारी अब आएगी और बुलडोजर वहीं चलेगा। इधर पटना में गृह मंत्री पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि सुशासन का नया अध्याय अब कागजों में नहीं कार्रवाई में दिखेगा। जहां उन्होंने कहा है कि जमीन माफिया, शराब माफिया और नशा तस्करों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। 400 लोगों के नाम चिन्हित किए जा चुके हैं जिनमें से 2 की संपत्ति जब्त करने की मंजूरी भी कोर्ट से मिल चुकी है। बाकी फाइलें भी प्रक्रिया में हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो फोर्स की तैनाती होगी, जेलों में पुलिस निगरानी बढ़ाई जाएगी और सोशल मीडिया पर गाली गलौज या फिर धमकी देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। किशनगंज की इस बड़ी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सीमांचल में अब नशे का कोई भी ठिकाना नहीं बचने वाला है। दोस्तों, दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर के कोई भी ममता नहीं होती है, लेकिन वही माँ जब निर्दयी हो जाए तो फिर क्या कहना। दरअसल पूर्णिया में एक माँ ने अपने नवजात बच्चे को इस ठंडी में मरने के लिए छोड़ दिया, यानी कि फेंक दिया। ये मामला पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया जोन में ये दिल दहला देने वाली घटनाओं की लिस्ट में लंबी है, लेकिन भवानीपुर पूर्णिया में सामने आई ये वारदात इंसानियत को झकझोर कर देने वाली है। कड़ाके की ठंड में एक माँ ने अपने नवजात को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया। मासूम तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन माँ का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार ठंड और फिर जख्मों से जूझते हुए बच्चे ने दम तोड़ दिया। रायपुर मध्य विद्यालय के पास सुबह सुबह गुजर रहे ग्रामीणों ने पहले गड्ढे से किसी जानवर जैसी आवाज सुनी। जब लोग पास पहुंचे तो फिर खून से लथपथ एक नवजात पड़ा मिला। शरीर पर ताजे जख्म थे, खरोच थी और नब्ज बहुत धीमी थी। ग्रामीण उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि मासूम की सांसें वहीं पर थम गई। इसके बाद गाँव के लोग इकट्ठा हुए और फिर चर्चा के बाद तय किया गया
गया कि बच्चे को वहीं पर सम्मान पूर्वक दफना दिया जाए। लोग गड्ढा खोद करके अंतिम संस्कार की तैयारी में थे कि तभी दो युवती भीड़ में घुसती हुई आई। उन्होंने कहा कि वे नवजात का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करना चाहती है। बिना किसी जानकारी दिए दोनों ने नवजात का शव उठाया और वहां से निकल गई। जहां उनके नाम, गांव या फिर पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यही बात अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है कि क्या वे दत्तक ग्रहण का मामला था, क्या सबूत मिटाने की कोशिश थी या फिर कोई और गहरी साजिश। गांव में इन संभावनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है। जब गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तेलियारी में भी एक नवजात को बोरे में बंद करके फेंक दिया गया था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बच्चा चोरी का एक नया मामला सामने आया है। मासूम बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। ये मामला अररिया के सदर अस्पताल से 9 माह के मासूम बच्चे की चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जब बच्चा अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाली एक जीविका दीदी का है। सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का सच साफ कर दिया है, जिसमें एक महिला बच्चे को गोद में उठा करके अस्पताल से बाहर ले जाती हुई दिख रही है। इस महिला की पहचान पीड़ित परिवार की किराएदार रोमी खातून के रूप में हुई है। घटना सुबह की है। पीड़ित मां रोज की तरह अस्पताल में सफाई करने गई थी। उन्होंने अपने 9 माह के बेटे को बड़ी बेटी के साथ वार्ड के बेड पर बिठा दिया और फिर खुद काम में लग गई। करीब 1 घंटे बाद जब वो लौटी तो फिर बेड खाली था। जब बड़ी बेटी ने बताया है कि हमारे किराए वाले कमरे में रहने वाली रोमी खातून भाई को गोद में लेकर के चली गई है। ये सुनते ही मां घबरा गई और फिर तुरंत अस्पताल प्रशासन को खबर दी। वहां पर सीसीटीवी फुटेज की जांच होने पर बच्चे की चोरी की पुष्टि हुई है। जहां वीडियो में साफ दिख रहा है कि रोमी खातून बच्चे को कपड़े में लपेट करके अस्पताल के बाहर की ओर निकल रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बिना किसी रोक टोक के अस्पताल से बच्चा कैसे बाहर ले जाया जा सकता है, ये सवाल है। वहाँ पर यह भी सवाल है कि आखिर सुरक्षा गार्ड कहाँ थे, एंटी एग्जिट मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई। वहाँ पर पीड़ित मां ने अररिया नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। नगर थानेदार का कहना है कि आवेदन मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की पहचान हो चुकी है और फिर उसकी तलाश में पुलिस टीम लग गई है। इधर सदर अस्पताल के डीपीएम संतोष कुमार ने घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं है और न ही कोई भी लिखित शिकायत मिली है। अस्पताल प्रशासन के इस बयान ने लोगों में और नाराजगी बढ़ा दी है। जब फिलहाल पुलिस रोमी खातून की खोज में लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि बच्चे के परिजन रो रो करके एक ही गुहार लगा रहे हैं कि बस हमारा बच्चा सुरक्षित किसी तरह से मिल जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।